सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, अवेलेबल नहीं था काम करने के लिए, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, इसी कारण से वीडियो टाइम पे बन नहीं पाया। और हाँ, आज की जो हमारी क्लास है, जो मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट में कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ साथ में, वो आज अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। वही टाइम का इशू है इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे ही टाइप करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग जाता, वैसे ही इतना लेट हो गए थे। तो आज लिखित में कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे नेपाल। तो सिंपल से याद रखना है, वन लाइनर प्रश्न बनेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी 101वां पूर्ण सदस्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नेपाल बन गया है। इससे पहले आप जानते हो 100वें नंबर का बना था पराग्वे, और उससे पहले 99 नंबर का बना था स्पेन, और अब 101वां बन गया है नेपाल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना COP 21 में हुई थी, जो 2015 में फ्रांस पेरिस में हुआ था। और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर के की थी। इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। और याद रखना, अभी हमने पढ़ा था कि पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ही किया था। अब बात यहाँ पे नेपाल की भी है, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। और भारत के कितने राज्य नेपाल से अपनी सीमा लगाते हैं? तो वो 5 राज्य हैं, मैप में आप जैसा देख सकते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब नेपाल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो आपको याद होगा 2025 को नेपाल ने एक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया था। अभी नेपाल ने पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया था। माता तीर्थ ओंसी उत्सव यहाँ पे मनाया गया था। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया था। अभी रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन नेपाल में हुआ। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था नेपाल। और भारत नेपाल के एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? मुनाल। तो ये प्रश्न ऐसे ही आ सकता है, मुनाल सैटेलाइट किसका है? तो नेपाल का है, जिसे इसरो लॉन्च करेगा। और भारत ने कहा है कि वो नेपाल से अगले 10 सालों में टोटल 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। अभी आपको याद होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। उसके अलावा UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश ये नेपाल ही है। तो ये नेपाल से इतने पॉइंट्स करंट अफेयर्स के हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कैंसर की दवाओं पर GST रेट 12% से घटाकर कितना कर दिया है? तो आंसर होगा 5%। तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनकी अध्यक्षता में 54वीं GST काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में, जहां पर कैंसर की दवाओं पर GST रेट्स को 12% से घटा के 5% कर दिया गया। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो सॉल्टी या सम टेस्टी फूड्स आइटम्स होते हैं, उन पे भी GST रेट्स को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया। हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर GST को 18% से घटा के 5% कर दिया गया। लेकिन जो कार की जो सीट्स हैं, उन पे टैक्स को बढ़ा करके 28% कर दिया गया। और इंश्योरेंस पर 18% GST रेट्स की समीक्षा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है, जो अक्टूबर एंड तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे GST की बात हुई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब GST से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। GST से संबंधित आप कह सकते हो ये सारे स्टैटिक प्रश्न है, इनसे बाहर आपको कोई प्रश्न एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से सुनना। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा फ्रांस है। 1954 में लागू हुआ था वहां पे। फिर पूछे, अगर वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया भारत में 122वां। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, देखो GST अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है, और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये ध्यान रखना। वैसे आप जानते हो GST को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है। 2016 में हुआ था यहाँ पारित।
और सबसे आखिरी कौन सा है तो जम्मू कश्मीर है। और भारत का जीएसटी ये किस देश के मॉडल पर आधारित है तो कनाडा आंसर होगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए 1 जुलाई को आप जीएसटी डे मनाते हो। अच्छा, ये तो हमने देखा ना कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है तो वो फ्रांस है, और समाप्त करने वाला पहला देश जहाँ पे जीएसटी को समाप्त कर दिया गया मलेशिया है। ये भी ध्यान रख लेना। वैसे भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वो किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती है, 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी पंजीकरण संख्या जो होती है उसमें कितने अंक होते हैं, जिस तरह से आपके आधार कार्ड में जो आधार संख्या होती है कितने नंबर की होती है वो 12, और इसी तरह से जीएसटी जो पंजीकरण संख्या है वो 15 अंकों की होती है, ये भी ध्यान रखना। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। और आपको याद होगा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन ये गोवा के पणजी में किया गया था, वित्त मंत्री जी ने ही किया था, और इस संग्रहालय म्यूजियम का नाम धरोहर रखा था। और आपको बताया बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दरों को 18% से घटा के कितना कर दिया, 5%। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। और जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई, 279A। और अभी ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स राइडिंग पर भी जीएसटी को बढ़ा करके 28% कर दिया था। तो जीएसटी से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 सितंबर को। तो हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य को रोकने के तरीकों और उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना। थीम भी है इस बार की, थीम क्या है, आत्महत्या पर कथा बदलना, चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड। और 2024 से लेकर 2026 तक के लिए यही थीम रहेगी अगले 3 सालों के लिए, तो इसको ध्यान में रखना। अब एक बार देख लेते हैं कि सितंबर में अभी तक हमने कौन कौन से दिवस मनाए। जैसे कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया। और 7 सितंबर को 3 दिवस मनाए हमने, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, ये इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार 7 सितंबर को मनाया। और 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस भी हमने मनाया, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्ट्राइक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस भी बोलते हैं, लेकिन भारत में इसको स्वच्छ वायु दिवस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और 8 सितंबर को ही विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के रूप में भी मनाया गया। तो ये सितंबर के अभी तक डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी अरुण गोयल, इन्हें किस देश में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर बनाया गया, तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो क्रोएशिया ये एक यूरोपीय देश है और यहीं पे अरुण गोयल को भारत का नया राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, क्रोएशिया से आपको याद आएगा कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा है, 20वें नंबर का, तो वो क्रोएशिया ही है। कैपिटल होती है इसकी जैग्रेब, प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविक और प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविक। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं अभी बिल्कुल रिसेंटली वाले। जैसे कि सतीश कुमार अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने थे। बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के तो ये हैं ही सिंह। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की चेयरपर्सन बनी, तो राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के प्रेसिडेंट बने थे। ये दोनों अभी नए बने थे, तो मैंने एक साथ लिख दिए इनके नाम। जय शाह अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये इस साल के लास्ट तक पद संभाल लेंगे। ये रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और उसी तरह से मोहसिन नकवी, ये वैसे अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस साल के एंड तक ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि जो जय शाह हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। संजीव रंजन की बात करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने, ये 1 जनवरी 2025 से अपना पद संभालेंगे। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल बने।
पी हरीश इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने। राहुल नवीन की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निदेशक बने। अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। ये अभी ओलंपिक ऑर्डर से भी इनको सम्मानित किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। टीवी सोमनाथन इंपॉर्टेंट नाम है, कैबिनेट सचिव बन गए नए। और पावेल डुरोव का नाम याद रखना, टेलीग्राम के फाउंडर हैं, अभी नाम न्यूज में था इनका। और प्रीति सुदान की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की ये अध्यक्ष बनी है, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला है। तो देखेंगे इस शीट में सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको रिवाइज कराए हैं, कोई भी फालतू का नाम नहीं है, सब इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, अभी उन्होंने भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। और आप कह सकते हो इसे भारत की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो इसे स्थापित करेगी, वो इसका निर्माण कर रही है। और इसकी लागत आने वाली है 620 करोड़ रुपए की। तो सिंपल सा याद रखेंगे, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो मैप में ये जो आप देख रहे हो, ये चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है ये। और भारत की पहली रामसर स्थल का दर्जा भी इसे प्राप्त है, 1981 में मिला था। बाकी कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर रघुवर दास हो गए। राजकीय पशु सांबर डियर है, तो राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। वृक्ष है पीपल का ट्री और पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे। हीराकुड बांध आपको महानदी पर मिलेगा, इंद्रावती बांध आपको इंद्रावती नदी पर। और यहाँ पे जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। क्लासिकल डांस यहाँ का ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। यहाँ पे आपको कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर मिलेगा जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ महोत्सव हैं यहाँ के, जैसे कि नुआखाई महोत्सव अभी हमने मनाया भी था। रजा पर्व हो गया, या रज पर्व बोल दो। बाली जात्रा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु जात्रा महोत्सव हो गया। तो ये सब उड़ीसा से हैं। उड़ीसा के कुछ करंट अफेयर्स प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा, उड़ीसा के अभी काई चटनी को और कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला था। उसी तरह से उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया, शुरू किया गया। लघु बाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभा योजना शुरू हुई यहाँ पे। उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुरमा पाड़ी बनी थी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क यहाँ पे खोजा गया था। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लॉन्च किया था, उसका नाम लीसा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना यहाँ शुरू हुई। कपिलेश्वर मंदिर ये भुवनेश्वर में आपको मिलेगा। इसे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। और उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। स्वयं योजना यहाँ शुरू हुई। देश का पहला राइस ATM ये भुवनेश्वर में आपको मिलेगा। और उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ये भी याद रखना। सुभद्रा योजना यहाँ शुरू हुई थी। और अभी हमने पढ़ा था कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला ये तीसरा राज्य बना था। पहले दो कौन से हैं? केरल और बिहार हैं। तो उड़ीसा से संबंधित ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैंने आपको इस साल के रिवाइज कराए, तो ध्यान रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 11 और 12 सितंबर 2024 को भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये इस बार इसका दूसरा सम्मेलन है और पहला सम्मेलन इसका 2018 में हुआ था बीजिंग चाइना में। फिर वैसे 2020 में ये भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण सब कैंसिल हो गया और अब जाकर के हो रहा है ये। तो यहाँ पे नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और यहाँ पे बताया गया
कि पिछले एक दशक में भारत में विमानों की संख्या 400 से बढ़ के 800 से ज़्यादा हो गई है और भारत में हवाई अड्डे 74 से बढ़कर 157 हो गए हैं। इस सम्मेलन से ही ये डेटा निकल के आया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका याद रखना, स्थापना 1944 में हुआ था और मुख्यालय आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा। सदस्य देश इसके 193 हैं। अब देखो, बात यहाँ पे सम्मेलन की है, यानी कि समिट्स, और समिट्स एक आध दिन पहले ही मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट है 2024 की वो सारी रिवाइज कराई थी। तो आज मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो सारे प्रश्न रिवाइज कराता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि भारत किसी न किसी चीज़ को होस्ट कर रहा है या सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत से संबंधित। जैसे कि देखो, अभी भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया था। अभी 2024 में आपने देखा यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46th एडिशन की अध्यक्षता भारत ने की, पहली बार भारत ने की, और कहाँ पे, नई दिल्ली में। उसके अलावा 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी भी भारत कर रहा है। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट भारत करेगा। और भारत में ही अभी 2024 में ही 46 नंबर के अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन हुआ था कोच्चि, केरल में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार नवंबर में होगा, भारत में होगा, गोवा में। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एशिया सम्मेलन की मेजबानी ये भारत ने की थी। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था भारत में, नई दिल्ली में। और नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भारत में हुआ। और अभी हमने पढ़ा था, नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश ये भारत बना। तो ये भारत से संबंधित ही मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में अभी 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो कि 11 से 13 दिनों तक चलेगा। और इस प्रदर्शनी में दुनिया भर की लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने हिस्सा लिया। थीम क्या है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकंडक्टर चिप के बारे में मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले भी बताया था। मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है, इंसुलेटर जिसमें से नहीं होता है। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मनी। मतलब इसको बनता किससे है उससे बात कर रहा हूँ मैं। तो सिलिकॉन से होता है सबसे बेस्ट, या फिर जर्मनी से। और सेमीकंडक्टर के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप कह सकते हो ये मुख्य रूप से काम क्या आता है? आपको ये तो पता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही काम आता है। तो लेकिन काम क्या है, मेन काम क्या है? तो मेन काम अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो हमारे सर्किट में, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहाँ पे करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वैसे कौन सा देश सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये पूछेंगे तो ताइवान है। और अभी सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज़ में है। तो एक तो ये याद रखना कि जो भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था, कब किया था? 29 दिसंबर 2021 को। कितने रुपए के साथ? 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ। उसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण जो प्लांट है वो स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि अमेरिकी कंपनी है माइक्रोन, ये भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी गुजरात के साणंद में। और टाटा ग्रुप ये भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा, एक तो गुजरात के धोलेरा में और एक असम के मोरीगांव में। और हमने पढ़ा भारतीय कंपनी कायंस ये गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि इजराइल की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर, वो टावर और अडानी समूह ये मिलकर के $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएंगे। कहाँ? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 की पहली 6 मई में, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक के दौरान 5G स्मार्टफोन बाजार में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। मतलब इस दौरान जनवरी से लेकर जुलाई के दौरान भारत में स्मार्टफोन का जो उत्पादन है वो अमेरिका से ज़्यादा हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ? तो इसी रिपोर्ट में ऐसा बताया गया
कि जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन है जैसे कि शाओमी, वीवो और सैमसंग, ये तो वैसे साउथ कोरिया की कंपनी है, तो मतलब ये जो फ़ोन के ब्रांड हैं ये काफ़ी सस्ते फ़ोन निकालते हैं और इसी की वजह से भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। तो इतना सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी अशोक राज सिगदेल ये किस देश में नए सेना प्रमुख बने हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आंसर होगा नेपाल। तो नेपाल के नए सेना प्रमुख बन गए हैं जिनका नाम है अशोक राज सिगदेल। वैसे नेपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं अभी हमारे नए आर्मी चीफ कौन बने थे, तो उपेंद्र द्विवेदी बने थे। नए नेवल चीफ, नौसेना प्रमुख भी बने हमारे, दिनेश कुमार त्रिपाठी उनका नाम है, और आर्मी चीफ तो वही है विवेक राम चौधरी। तो उन दोनों के नाम जरूर याद रखना जो अभी नए बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा 15 को। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में 15 नर्सों को राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। और आपको बता दूं कि इस पुरस्कार की स्थापना 1973 में हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी। ये जो पुरस्कार है ये नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों यानी कि नर्सिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा समाज को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में उन्हें दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में एक सर्टिफिकेट होता है, एक मेडल होता है और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थोड़ी सी बात करें तो आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक इनको कहा जाता है। वे रात में लालटेन लेकर के घायल सैनिकों का इलाज करती थी, इसलिए उनको द लेडी विद लैंप भी कहते हैं। उनका जन्म 12 मई 1820 में इटली में हुआ था। वैसे उनके माँ बाप इंग्लैंड से थे लेकिन उनका जन्म इटली में हुआ था और 12 मई को जन्म हुआ था, इसीलिए 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो गाइज ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। मैंने वैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो लेट अपलोड क्यों हो रहा है और मैं आपको लिख करके कंटेंट नहीं दे पाऊंगा आज, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट मैं जितना हो सके पॉसिबल आपको लिख करके दूं, जो कम से कम रिवाइज में करा रहा हूं चीज़ों को। तो प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को यार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी PDF इसकी आपको ज़रूर मिलेगी कहाँ पे, अपने क्रैक एग्जाम जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जा कर के ज्वाइन का बटन आएगा, उस ज्वाइन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी PDF या वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे आज वीडियो लेट अपलोड होना था तो मैंने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था मॉर्निंग में ही कि आज थोड़ा वीडियो लेट अपलोड होगा, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? तो अमेरिका में होगा, अगले साल भारत करेगा। फिर पूछा चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को किसने जीत लिया? सीरिया ने। फिर पूछा केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा? 500 मिलियन टन। फिर पूछा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। फिर पूछा मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चाइना में। फिर पूछा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए, कब शुरू किया था? 12 सितंबर 2019। और क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। फिर पूछा इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना ये कहाँ विकसित करेंगे? महाराष्ट्र में। फिर पूछा अभी हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बन गया? भारत। और आखिरी प्रश्न पूछा अभी पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए? तो आंसर होगा फ्रांस में। तो चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल होमवर्क प्रश्न लास्ट में दे नहीं पाए, भूल गए देना, तो कोई बात नहीं, वैसे ही बीच बीच में मैं आपसे काफ़ी प्रश्न पूछ लेता हूँ और उसका आप सभी प्रश्न का उत्तर भी देते हैं जिन जिनको आते हैं, तो अच्छी बात है ये। बाकी आज का प्रश्न ये रहा आपके सामने।